तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लेके आए हैं क्लास 10th के हिंदी का 10 बीबीए एग्जैप्टी। क्या 10 बीबीए एग्जैप्टी ले आए जो एग्जाम में आपको पूछेगा ही पूछेगा। क्या आएगा ही आएगा। यहाँ से लगभग आपको 2 से 3 5 4 नंबर, हाँ 2 से 4 नंबर, 2 से 4 अंक आएगा जरूर। यहाँ से एग्जाम में आपको 2 से 4 अंक आ जाएगा, अगर 2025 हो या 2026 हो। इसमें आपको 2 से 4 अंक यहाँ से मिलेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में इसका पीडीएफ आप कहाँ से ले सकते हैं वो भी हम बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को और ध्यान देते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। देखिए हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है कि लेखक किस विडंबना की बात करती है, विडंबना का स्वरूप क्या है। क्वेश्चन देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। लेखक किस विडंबना की बात करती है और विडंबना की स्वरूप क्या है। देखिए हम लोग आंसर देखेंगे। लेखक भीमराव अम्बेडकर जी विडंबना की बात करते हैं, हुए कहते हैं, विडंबना लेखक भीमराव अम्बेडकर विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक का ही विभाजन के रूप ले रहा है, जो अस्वाभावी है। क्या है? जो अस्वाभावी है। देखिए लेखक पूछते हैं कि इस लेखक के अनुसार विडंबना की बात क्या है। देखिए विडंबना की बात करता है, एक चैप्टर है जाति प्रथा और श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसका पूरा हिंदी अर्थ क्या है, पूरी हिंदी अर्थ अर्थ हम समझाए हुए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे। वहां से जाकर आप अगर देख लेते हैं तो इस सारे क्वेश्चन के जवाब आपको मिल जाएगी। उसमें होता क्या है कि जाति के अनुसार में सभी लोगों को कार्य का विभाजन कर दिया जाता है, क्या जाति के आधार पर। इसीलिए लेखक के अनुसार कहते हैं कि विडंबना की क्या बात है। तो देखिए कह रहा है, इस युग में भी जाति के पोषक की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक का विभाजन कर देता है। श्रम विभाजन के साथ श्रमिक, श्रमिक जानते हैं यानी काम करने वाला को भी विभाजित कर देता है, काम का भी विभाजन कर देता है कि आप इस जाति से ये काम करेंगे। वही हमारे चैप्टर में बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि देखिए, हाँ, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किन के लिए वांछनीय है और क्यों। भारत को पहचानने वाले सकने वाले दृष्टि की आवश्यकता किन के लिए वांछनीय है और क्यों। हम लोग देखेंगे। देखिए भारत के पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन लोगों की लिए वांछनीय है, क्योंकि भारत एक ऐसा अनेक समस्याओं से भरपूर है, जिसका समाधान होने पर यूरोपियन लोगों की अनेक समस्याओं का निदान हो जाता है। क्या निदान हो जाता है। देखिए कह है कि भारत की पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किसे, पहचान सकने वाली मतलब किसको भारत। अब दृष्टि मतलब आंख मत समझिए। देखिए ये कहने का मतलब है कि ऐसा कौन सा लोग है जो भारत के बारे में नहीं जानते, अच्छी तरह नहीं जानते कि भारत कैसा है, भारत का स्वभाव कैसा है, भारत क्या कर सकता है। तो जो देश है क्या है, यूरोपियन लोगो है। वहाँ के यूरोप के जो लोगो है उनको भारत के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि भारत एक ऐसे अनेक समस्याओं से भरपूर है, जिसका समाधान होने पर यूरोपियन लोगों के अनेक समस्याओं का निदान हो जाता है। यानी यहाँ पे ऐसे समस्याओं से भरपूर है जिनका निदान हो जाता है ना, तो यूरोपियन लोगों के अनेक समस्याओं का निदान होता है। यानी सभी समस्याओं का क्या होता है, निदान हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। ऐसा देश भारत है। क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए लेखक क्या हो रहा है, लेखक के दृष्टि से सच्चे भारत की लोकतंत्र दर्शन कहाँ हो सकता है और क्यों। लेखक के दृष्टि से सच्चे भारत की दर्शन कहाँ और क्यों हो सकता है। VBI ऑब्जेक्टिव सब है। देखिए लेखक के दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन भारतीय ग्रामीण जीवन में हो सकता है। भारतीय जीवन ग्रामीण जीवन के मतलब जो भारत के सच्चे भारत की दर्शन जो है ना, गांव में हो सकता है। ग्रामीण का मतलब क्या होता है, गांव। जीवन का मतलब तो जानवे करते हैं, यानी ग्रामीण गांवों में हो सकता है सच्चे भारत की दर्शन। भारतीय ग्राम संस्कृति में सच्चे भारत के निहित है, क्योंकि सच्चाई
प्रेम, करुणा, सहयोग की भावना ग्रामीण की कूट-कूट में भरा है। देखिए, कह रहा है कि भारतीय ग्रामीण में संस्कृति, संस्कृति समझते हैं संस्कार, में सच्चे भारत को निहित होते हैं संस्कार में, क्योंकि सच्चाई, गाँव में सच्चाई, प्रेम, करुणा, सहयोग की भावना कूट-कूट के भरा रहता है। ये सभी क्या है? गाँववासी में, ग्रामवासी में पूरी तरह भरा होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सच्चे भारत का जो दर्शन है, सिर्फ़ तो सिर्फ़ गाँव में ही हो सकता है। कहाँ हो सकता है? सिर्फ़ गाँव में ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। मनुष्य बार-बार नाखून क्यों काटता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य बार-बार नाखून क्यों काटता है? देखिए, मनुष्य निरंतर सबहीन के लिए प्रयासरत रहते हैं। क्या? सबहीन। मनुष्य सबहीन में हीन मतलब समझते हैं? सबहीन। सब मतलब सभ्यता होता है, संस्कार, और हीन मतलब नहीं। यानी सबहीन के प्रयासरत रहते हैं। प्रारंभ काल में मानव एक पशु एक समान थे। यानी मानव जो थे, प्रारंभिक काल में मानव एवं पशु एक समान थे। दोनों क्या थे? समान थे। ध्यान से सुनिएगा। नाखून अस्त्र थे। मानव का जो था नाखून क्या था? अस्त्र था। अस्त्र मतलब हथियार। हथियार, किसी जीव जंतु अगर जंगली आ जाए तो उससे सामना करने के लिए हमको नाखून की आवश्यकता पड़ती थी। किसकी आवश्यकता पड़ती थी? नाखून को। लेकिन जैसे-जैसे मानव विकास की धारा अग्रसर होते गई, मनुष्य पशु से भिन्न होते गए। कह रहे हैं कि जैसे-जैसे मानव विकास की धारा अग्रसर होने लगे, यानी मानव आगे बढ़ने लगे, विकास की ओर बढ़ने लगे, तो मनुष्य पशु से भिन्न होने लगे। यानी पहले जो मनुष्य पशु थे उससे अलग होने लगे। क्या होने लगे? अलग होने लगे। उसका अस्त्र-शस्त्र, आहार, विहार, सभ्य संस्कृति में निरंतर नवीनता आती गई। कह रहे हैं कि उनके अस्त्र-शस्त्र, अस्त्र-शस्त्र मतलब पहले हम लोग थे क्या? नाखून का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अभी गोली, बंदूक, तलवार, ये सब की आहार, विहार, आहार मतलब खाने-पीने में भी हम लोग बदलाव कर दिए। पहले मांसाहारी थे, अब तो सर्वाहारी हो गए। सभ्य संस्कृति, सभ्य, सभ्य मतलब संस्कृति मतलब संस्कार। ये सभी में क्या हो गया? निरंतर नए-नए परिवर्तन आने लगे। उसका देखो, वह पुरानी जीवन शैली को परिवर्तित करता गया। यानी पहले जो जीता जैसे जीते थे उसको क्या करने गए? परिवर्तित करते गए। जो नाखून अस्त्र थे उसे अब सौंदर्य का रूप देने लगे। यानी पहले जो नाखून क्या था? अस्त्र था। अब वो सुंदरता के लिए लोग उसको सजाने लगे। इसमें नयापन लाने, इसे संवारने एवं पशु से भिन्न दिखाने हेतु नाखून को मनुष्य काटते हैं। यानी नया लाने के लिए, नयापन लाने के लिए, सुंदर दिखने के लिए और पशु से अलग दिखने के लिए मनुष्य नाखून को काटता है। यही हमारे लेखक ने कहे हैं कि मनुष्य बार-बार नाखून क्यों काटता है। तो आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? लेखक इस संदर्भ में क्या जानकारी देती है? नागरी को, नागरी मतलब नागरिक, लिपि को देवनागरी लिपि क्यों कहते हैं? तो चलिए हम लोग आंसर की ओर ध्यान देते हैं। देखिए, नागरी नाम का उत्पत्ति तथा इसका अर्थ के बारे में विद्वान में, क्या? विद्वानों में बड़ा मतभेद है। यानी नाम और इसकी उत्पत्ति के लिए विद्वानों में मतभेद करने का मतलब कि टकराव है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। एक मत के अनुसार गुजरात के नगर ब्राह्मणों ने पहले 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 नागरी लिपि का इस्तेमाल किया, इसीलिए इनका नाम नागरी पड़ा। दूसरे मत में के अनुसार बाकी नगर सिर्फ नगर है। क्या है? बाकी नगर सिर्फ नगर है, परंतु काशी देवनागरी है, इसीलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी हो गया। देखिए, इनके जो नागरी और देवनागरी का बात है उसमें बहुत मतभेद रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि गुजरात के नगर के एक ब्राह्मण ने इनको पहले-पहले नागरी लिपि का इस्तेमाल किया था, इसीलिए इनको देवनागरी कहते हैं। या दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि जो बाकी नगर है, जैसे नगर है कि नहीं, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? नगर ही ना कहेंगे। लेकिन जो काशी है उसको हम लोग क्या कहते हैं? देवनगरी कहते हैं। भगवान शिव का नगरी है देवनगरी, तो इसीलिए
इस लिपि को हम लोग देवनागरी के रूप में जाने जाते हैं। तो ये मत है, कुछ स्पष्ट कह नहीं सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहादुर का नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया, विचार करें। बहादुर के नाम से, देखिए बहादुर एक चैप्टर है, भरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ी मजेदार भी है। इस ये तो अभी चैप्टर का हम हिंदी अर्थ नहीं बताए गए हैं, क्या अर्थ अभी नहीं बता पाए हैं, लेकिन बहुत जल्दी ये चैप्टर हमारे चैनल पर आने वाले हैं, जिसकी एक एक लाइन, एक एक शब्द को बारीकी से समझाया जाता है। तो इस कुछ दिन में आप देख लेंगे। अगर आपको मन है, आपको इंटरेस्ट है कहानी सुनने में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब के रखिएगा। बहुत जल्द इस चैप्टर को हम अपने चैनल पर लाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आप क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। प्रथम बार नाम पूछने पर बहादुर ने अपना नाम दिल बहादुर बताया। यह दिल शब्द का अभिप्राय भावात्मक परिवेश में है। बहादुर को उदारता से दूर रहकर मन जैसे मस्तिष्क से केवल अपने घर के कार्यों में लीन रहना का उपदेश दिया गया। इस प्रकार से निर्मला द्वारा उनका नाम से दिल शब्द उड़ा दिया है। देखिए जब बहादुर आए तो उनसे पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने बोला, बहादुर ने बोला कि जी दिल बहादुर। क्या दिल बहादुर? लेकिन उनका स्वभाव देखकर, उनके काम देखकर, उनके लगन देखकर, उनके मस्तिष्क से निर्मला, निर्मला कौन था? लेखक की पत्नी। याद रखिएगा निर्मला कौन थी? लेखक की पत्नी। उन्होंने नाम से दिल शब्द ही उड़ा डाला, यानी दिल शब्द हटा दिया, अब सिर्फ बहादुर। क्या बहादुर? दिल बहादुर नहीं, उनके काम देखकर वो बहादुरी से काम करते थे, इसीलिए उसके नाम सिर्फ बहादुर रह गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया? बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? देखिए एक बार बहुत बहादुर ने अपने माँ की प्यारी भैंस को बहुत मारा। माना भैंस को मार की कल्पना अनुमान करके इस दंते से उस लड़की को दुगनी पिटाई की। लड़के का मन माँ से फट गया और वह चुपके से कुछ रुपए लिए और घर से भाग गए। देखिए हम इसको बताते हैं। होता क्या है कि बहादुर जो है एक बार भैंस चराने जाती है, जो उसकी माँ के बहुत प्यारी होती है, और वो क्या करते हैं कि भैंस को बहुत पीटता है। क्या? बहुत पीटता है। तो भैंस भागी भागी अपनी माँ के, उसकी माँ के पास आ जाती है, यानी बहादुर की माँ के पास आ जाती है। और बहादुर के माँ को सोचती है कि भैंस क्यों भागा, जल वो पीटा होगा इसीलिए। तो भैंस को जितना पिटाई लगा था ना, उसकी कल्पना करके बहादुर को भी पीटा गया। क्या? बहादुर को भी उसकी माँ ने पिटाई की, जिससे बहादुर को दिल दुखा और अपनी माँ से नफरत करने लगी और वहाँ से भाग गया। यही हमें लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 नंबर आपके स्क्रीन पे देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, साहित्य संक्षेप रूप में समाधीन होते हैं। इस मत को प्रमाणित करने के लिए लेखक कौन सी तर्क और प्रमाणित प्रकाशित किए, प्रमाण उपस्थित किए? यही हमारा क्वेश्चन। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर थोड़ी लंबी होने वाली है। साहित्य संक्षेप रूप में स्वाधीन होते हैं, इन प्रमाणित करने के लिए लेखक ने कहा कि गुलामी गुलामी अमेरिका और एथेंस दोनों में ही एक, किंतु एथेंस की सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया है और गुलामों के अमेरिकी गुलामों के अमेरिकी मालिक ने मानव संस्कृति को कुछ भी नहीं दिया। पूंजीवादी विकास यूरोप के तमाम देशों में हुआ, पर राफेल लेओनार्दा ठीक है, लेओनार्दा द पिचो और माइकलेन एजेंली, देखिएगा अच्छा अब दिख रहा है, माइकेल एजेलो इटली की देन है। अतः यह प्रतिभाशाली मनुष्य को भी भूमिका देखी जा सकती है। जब हम विचार कर सकते हैं तो पाते हैं कि साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमि होती है। वे भी साहित्य वही तक सीमित नहीं है। साहित्य के कुछ क्षेत्र हमेशा कुछ नया करने का गुजारिश
बनी रहती है, अतः साहित्य संक्षेप के रूप में स्वाधीन होता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। देखिए 9 नंबर, साहित्य में विकास प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जैसे समाज के लेखक का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका आशय स्पष्ट देखिए, साहित्य में विकास की प्रक्रिया उसी प्रकार संपन्न नहीं होती है जैसे समाज में लेखक के इस आशय का जो अंतर स्पष्ट करना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर के देखते हैं। आंसर देखिए, लेखक कहते हैं कि साहित्य में विकास प्रक्रिया समाज के विकास क्रम की तरह नहीं होती है। समाज के एक सेकंड, हाँ, समाज के विकास क्रम में पूंजीवादी सभ्यता और समाजवादी सभ्यता की तुलना की जा सकती है और एक दूसरे से वो श्रेष्ठ एवं अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है। लेकिन साहित्य के विकास में इस तरह की बात नहीं नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि समानता समाज समानती समाज के कवि की अपेक्षा पूंजीवादी समाज का कवि श्रेष्ठ हो। कवि अपने अपने पर्वतों कवियों की रचनाओं का मनन करते हुए लेकिन अनुकरण नहीं करते हैं, स्वयं नई परंपराओं को जन्म देते हैं। आद्य योग्य उत्पन्न और कलात्मक सौंदर्य जय का त्याग नहीं बन रहा है। अमेरिका ने एटम बम बनाया, रूस ने भी बनाया, शेक्सपियर के नाटक जैसे चीज का उत्पादन दोबारा इंग्लैंड में भी नहीं हुआ। अतः साहित्य और समाज विकास क्रम में नहीं समानता नहीं हो सकती है। यही हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर लास्ट और 10 देखिए। देखिए, जातीय और राष्ट्रीय असमानताओं के स्वरूप का अंत करते हुए लेखक दोनों में क्या समानता बतलाइए। देखिए इसका आंसर आपके स्क्रीन पे है। देखिए क्या है स्क्रीन पे। चलिए देखिए आपको हम बतला देते हैं कि इस चैनल पे, हमारे चैनल पे क्लास 10th के सभी विषयों की तैयारी होती है, सभी विषयों की, और वो भी हिंदी को तो बड़ी मज़ेदार से आपको तैयारी की जाती है। क्या हिंदी को देखिए, हिंदी को जो है एकदम हिंदी अर्थ के साथ, क्या अर्थ के साथ समझाया जाता है, बेहतरीन से बेहतरीन, एक एक लाइन को, एक एक लाइन लाइन को बारीकी से समझाया जाता है। उसके लिए मेरे चैनल पे एक बार विजिट करके देखिए, आपको कैसा लगता है कमेंट में बताइएगा। और इसका पीडीएफ जो बच गया उसके लिए इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है। क्या है? लिंक है, उस पर जाके आप ज्वाइन कीजिए। आना ही तो हमारा एक नंबर है 620227 0635। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप पीडीएफ मांग सकते हैं, बिल्कुल फ्री में। क्या? बिल्कुल फ्री में। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।